हेलो फ्रेंड्स, बुद्धा फॉर यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पॉलिटी के पार्ट 5 के तहत यूनियन एंड टेरिटरी पे चर्चा करेंगे। ये पीटी और मेंस दोनों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और जितना भी राज्यों का पुनर्गठन है, बहुत सारा चीज़ जिससे भी क्वेश्चन पूछता है, वो सारा चीज़ इसमें शामिल किया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें तीन बात है। पहला बात है कि भारत, इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भारत का उल्लेख दो नामों से है, इंडिया और भारत दोनों। भारत जो हमारा प्राचीन नाम था, और दूसरा इंडिया जो प्रचलित था पूरे विश्व में, पूरा विश्व जिस नाम से हम लोगों को जानता था, तो दोनों को शामिल किया गया। इसमें इस बात पे भी विवाद उठा था कि पहले भारत को दें या इंडिया को दें, लेकिन बाद में इसे गौण मान के छोड़ दिया गया। और वास्तव में यह है कि दोनों चीज़ का महत्व है और दोनों नाम को शामिल किया गया। अगर पीटी में पूछे कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में भारत को किस नाम से संबोधित किया है, तो इंडिया और भारत दो नाम याद रखिएगा। दूसरा एक कन्फ्यूजन था यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन में बेसिकली आपके केंद्र के पास अधिक पावर होता है, हालांकि राज्य के पास भी पावर होता है, लेकिन है कि केंद्र के पास ज़्यादा पावर होता है और राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता। लेकिन फिर भी जो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्हें लग रहा था कि बाद में ऐसा कुछ प्रोविज़न, कुछ इसका व्याख्या करके यूनियन के टर्म का कहीं राज्य बाद में अलग होने का मांग ना करने लगे, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका में बहुत बड़ा गृह युद्ध हुआ था इसके कारण। तो भारत के सम्मान जो हमारे निर्माता हैं संविधान के, वो ऐसा नहीं चाह रहे थे कि भारत से भी ऐसा हो। तो स्पष्ट किए अम्बेडकर यहाँ पर कि भारत राज्यों के बीच किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, किसी भी राज्य को भारत के संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। तो ये दो चीज़, और ये बहुत ज़रूरी था उस समय, क्योंकि नया नया स्टेट बन रहा था। आज जिस तरह से चीज़ है कि स्टेबल है बहुत सारी चीज़, हालांकि कहीं कहीं तो है अलगाववादी चीज़, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा रिस्क था। तो इसलिए ये स्पष्ट किए कि किसी भी हालत में संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। इसके बाद इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल 1(3) में है द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कॉम्प्रोमाइज़। ये भी पूछता है कि पीटी में टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल है। एक तो राज्यों के क्षेत्र हैं, दूसरा है संघ शासित क्षेत्र जो द यूनियन टेरिटरी हो गए, तीसरा है सच अदर टेरिटरीज एज में भी एक्वायर्ड, जो अन्य अर्जित क्षेत्र हैं। तो अभी तो अन्य अर्जित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खुला हुआ है ये चीज़ कि कहीं से भी हम लोग अर्जित भी कर सकते हैं उसके लिए। तो ये याद रखिएगा, तीन चीज़ शामिल है। ये पीटी में पूछेगा कि क्या कौन कौन शामिल है, राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अन्य अर्जित क्षेत्र, ये कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। ये हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कौन ये किसी भी राज्य को दो चीज़ कर सकती है, या तो प्रवेश करवा सकती है, जो पहले से है उसको प्रवेश करवा पाएगी भारत के अंदर, और जो भारत के अंदर फिर किसी चीज़ का स्थापना भी कर सकती है। तो इस तरह से दो तरीक़ों से राज्य को शामिल कर सकती है संसद। और इसमें याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल नहीं, ये संसद ही कर सकती है। तो और इसमें ये भी, और टर्म्स भी वही रहेंगे जो संसद सही समझे। तो इसमें देखिएगा पूरी तरह जो शक्ति है इससे रिलेटेड संसद को दी गई है। तो और ये दो टर्म याद रखिएगा, प्रवेश और स्थापना। ये भी अगर पीटी में पूछेगा, अगर शब्दों से खेलेगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रवेश और स्थापना याद रखिएगा, एडमिट और एस्टेब्लिश दोनों कर सकता है। आर्टिकल 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 3। और जितना भी मेंस में भी पूछेगा क्वेश्चन तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 का। वास्तव में जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है, राज्यों के पुनर्गठन से, एक्चुअली जो हम लोग का देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन बहुत सारा चीज़ था, बहुत सारा चीज़ों को फिर से रीऑर्गेनाइज करने का ज़रूरत था। क्योंकि बहुत ही अंग्रेज़ लोग अपनी सुविधा के आधार पर चार भाग में बांटे थे। कोई रियासत बना दिए थे, किसी को अपने डायरेक्ट कमिश्नरी के अंदर रखे थे, तो को खो गो घो चार भाग में बांटे थे। तो हमारे जो संविधान निर्माता जान रहे थे कि ये धारणीय नहीं है, तो बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा, राज्य को अपनी प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बांटना होगा। और इसके लिए ज़रूरी था कि इसमें जितनी भी शक्ति है वो सेंटर को दिया जाए। अगर राज्य को दे दिया जाएगा तो वो अपना सुविधा सोचने लगेगा। इससे जो क्या होगा, हमारा जो संघ का भाषा और नया राष्ट्र के सामने बहुत सारा चुनौती हो जाएगा। तो इसलिए इसमें प्रोविज़न किया गया। बेसिकली ये ऑपरेशन करने का शक्ति है, जैसे भी आपको आदमी को बचाने के लिए जैसे भी ऑपरेशन किया जाए वो आप कर सकते हैं। पहला है टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन, किसी का ये सेपरेशन ऑफ टेरिटरी
फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, मतलब कि सेपरेट करके भी बना सकता है या दो स्टेट के भाग को जोड़ के अलग अलग करके नया स्टेट बना सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा फिर स्पष्टीकरण दिया गया कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगा, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगा, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगा। इसमें और एक चीज़ है, याद रखिएगा, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगा, यानी राज्य का नाम में भी अगर परिवर्तन है तो ये कौन करेगा, संसद करेगा, ना कि राज्य करेगा। तो याद रखिएगा कि राज्य का नाम में भी पावर करने का शक्ति है संसद के पास। तो राज्य संबंधित जो भी चीज़ है वो संसद कर सकता है लॉजिकली। अब इसका प्रक्रिया क्या है, इसमें यह कहा गया है कि किसी राज्य के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन के लिए किसी भी विधेयक को संसद में तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे, यानी रिकमेंडेड करे। तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के पास ही ऐसे के बाद ही ऐसा विधेयक संसद में लाया जा सकता है। बाद में इसमें एक चेंज किया गया 5th अमेंडमेंट से कि परिवर्तन से संबंधित अधिनियम को राष्ट्रपति निश्चित समय अवधि में विचार करने के लिए संबंधित जो भी प्रभावित राज्य है उसके विधानमंडल को भेजेगा। लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया कि उसके बाद विधानमंडल जो सलाह देता है उसको मानना राष्ट्रपति या संसद के लिए आवश्यक नहीं है, एक निश्चित समय। बस इसका अर्थ ये है कि जिस विधानसभा पर इसका प्रभाव पड़ेगा उसको कम से कम पहले से पता चल जाए, और कुछ नहीं। और जैसे ही समय अवधि घटेगा, अगर राज्य विधानसभा कुछ नहीं भी भेजे, कि अगर उसको पसंद नहीं है तो मान लीजिए नहीं भी भेजे, तो भी राष्ट्रपति उसके बाद अगर सूचना देने के बाद वो संसद उसको एक बना सकता है। तो और विधानमंडल के लिए जो हम लोग बातें हैं कि संसद के लिए विधानमंडल की सलाह मानना आवश्यक नहीं है, ये याद रखिएगा प्रोसेस, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित चीज़ है क्या है, तो एक तो आर्टिकल का जिक्र कर दीजिएगा, फिर प्रक्रिया का जिक्र कर दीजिएगा, आर्टिकल 3 से संबंधित है, और फिर इसके आधार पर ही फिर धीरे धीरे करके राज्य बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो बहुत सारा आधार था एक्चुअली, आप देखिएगा तो उसमें भाषा एक बहुत प्रमुख आधार के रूप में उभरा था। तो बाद में बहुत सारा आयोग बनाया गया इस पर कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है। तो सबसे पहले दर आयोग बना, तो देखा कि नहीं, अगर भाषा के आधार पर बनाएंगे तो, क्योंकि हमारा जो भाषा था हर 2 किलोमीटर पे चेंज हो जा रहा है कुछ ना कुछ, तो ऐसे कितने राज्य बन जाएंगे कहना मुश्किल था भारत में। तो उसने दर आयोग बोला कि नहीं, ये संभव नहीं है। फिर क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा था भाषा के आधार पर, तो फिर से एक समिति बैठती है JPV समिति। ये पूछता है पीटी में कभी कभी, दर आयोग कब आया था, 1948 में आया था JPV समिति। तो इसमें थे जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे इस समिति में। तो वो खुद से इस चीज़ को देख रहे थे यहाँ पर। तो वो भी देखते हैं कि, और वो भी जब चेक किए इतना सारा मांग के बाद, वो खुद ही बैठे कमेटी में, तो वो भी इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन उचित नहीं है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, मेंस में भी पूछता है और पीटी में भी पूछता है। पीटी में ये पूछ देगा कि दर आयोग क्या भाषा के आधार पर पुनर्गठन को स्वीकार किया या नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन रिलेटेड दे देगा। उस तरह JPV समिति के बारे में पूछ देगा, ये कब आया था। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि इसके सदस्य क्या क्या थे। तो उस पर कन्फ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। लेकिन ये जो समिति का रिपोर्ट आया, इससे बहुत सारे लोगों को जो चाह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हो, तो उनको धक्का लगा। तो उसी में एक बहुत अच्छे गांधीवादी नेता थे, और बहुत अहिंसक प्रवृत्ति के बहुत अच्छे इंसान थे, पर वो भाषा के आधार पर इसके बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे। तो वो गांधीवादी तरीके से इसके लिए पूरा अनशन पर उतर गए। लेकिन नेहरू जी को लगता था, खुद भी लगता था कि वास्तव में आप खुद भी सोचिएगा तो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल था उस समय के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो भाषा है थोड़ा थोड़ा दूर में चेंज होता है, तो पूरी तरह से मतलब कि तो इसलिए नेहरू आरंभ में मना करते रहे इस चीज़ को। और तो अंत में क्या हुआ कि डेथ हो गया उनका अनशन से 58 दिनों के बाद, 10 या 15 कुछ दिन बाद इनका मृत्यु हो गई। और फिर बहुत ज़्यादा हाइक हो गया, बहुत ज़्यादा हिंसक भी हो गया। इधर नेहरू को भी लगने लगा कि, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे वो, और एकदम इससे पहले 1946 में भी ये किए थे आंदोलन कि मंदिरों में बहुत सारे लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, तो उसके लिए किए थे अहिंसक आंदोलन। उस समय भी आमरण अनशन था। तो उस समय गांधी जी थे, चूँकि गांधी जी के शिष्य थे, तो फिर गांधी जी इनका अनशन तोड़वाएँ।
लेकिन अब तो गांधी जी थे नहीं, तो फिर और नेहरू भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिए, वो भी ये नहीं सोचे कि इनका डेथ हो जाएगा, तो रोक नहीं पाए वो चीज़। परिणामतः ये इनका डेथ हुआ और फिर बहुत बड़ा चेंज हुआ, और सबसे पहला जो हमारा जो स्टेट बना 1953 में तुरंत बना, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, पर इसकी कीमत थी, वो थी उनकी मौत। फिर आगे बढ़ते हम लोग। लेकिन उसके बाद नेहरू जी ने एक चीज़ और किया कि एक आयोग का गठन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके 3 सदस्य थे। फजल अली, ये भी पूछता है कि इसके सदस्य कौन कौन थे। फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये भी पूछता है कि इसको कब बनाया गया था, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसको बनाया गया था 1953 में, राज्य पुनर्गठन आयोग को। और इसमें जो ये जो सदस्य का नाम था तीसरा, जो JPV समिति है, वो एक तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है पट्टभी सीतारामैया। ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है आदमी, जैसे कि ये पोट्टी श्रीमल्लू पी से समझ लेता है, तो वो पोट्टी श्रीमल्लू वो नहीं थे। पोट्टी श्रीमल्लू बेसिकली आंध्र प्रदेश के लिए जो अनशन करने वाले थे वो थे, और JPV समिति में जो थे वो तीसरे थे पट्टभी सीतारामैया। और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सदस्य हैं वो फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो ये जो रिपोर्ट आती है, इसकी रिपोर्ट आती है 1955 में। तो ये भी पूछता है कि इसकी रिपोर्ट कब आई, कोई कोई एग्जाम में बहुत सारा ऑप्शन में दे देता है। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि जो हमारा ये अधिनियम बना था 1956 में बना था, लेकिन रिपोर्ट 55 में ही आ गया था, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। और अब इसमें ये लोग भी वही बोले जो पहले बोला गया था कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं, लेकिन भाषा के साथ साथ अगर उसी चीज़ में राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय सुविधा, भौगोलिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा, ये सब चीज़ भी अगर ठीक जा रहा है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किया जा सकता है। तो एक प्रकार से देखिएगा तो पहली बार कोई ऐसा समिति था जो स्वीकार करता है कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा अप्रत्यक्ष था, लेकिन स्वीकार करती है समिति। उसमें क्या था कि अगर किसी राज्य की 70% जनसंख्या एक भाषी हो तो किया जा सकता है। अब इसके साथ ही साथ भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं इसके तहत। यानी अगर दूसरी भाषा को बोलने वाले लोग 30% से अधिक हों तो दोनों भाषा को समान महत्व, यानी दोनों ही राज्य का भाषा होगा। अगर 15 से 20% लोग हो तो दूसरी भाषा में भी सभी कानून और जो भी चीज़ हैं वो दूसरी भाषा में भी आएंगे। इसके अलावा सभी व्यक्ति को अपनी भाषा में आवेदन करने का अधिकार होगा। और ज़रूरी भी था, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना था कि अगर आप राज्य का भाषा बना देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली सारे राज्य के सभी व्यक्तियों को भाषा आ जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं था। इसलिए ज़रूरी था कि कम से कम जो मातृभाषा है उसमें वो जो बात वो कहना चाह रहा है वो राज्य को कह पाए। इसलिए ये चीज़ किया गया ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों पर किसी तरह से बहुत ज़्यादा विभेद ना हो पाए। हम लोग फंडामेंटल राइट्स में पढ़े थे कि दो आधारों पर अल्पसंख्यकों को स्वीकार किया गया था, एक तो धर्म और दूसरा भाषा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, ये वास्तव में भारत को 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश बनाने का सिफारिश करता है। तो और सिफारिश मानना तो बाध्यकारी नहीं था स्टेट के लिए, तो बहुत सारी चीज़ कांग्रेस देखी वहाँ पर किस हिसाब से। तो इसमें देखिएगा एक विदर्भ था, विदर्भ राज्य था, और दूसरा एक राज्य था आपका हैदराबाद, जो हाल में तेलंगाना का जो हुआ है। तो एक प्रकार से देखिएगा कि तो अभी भी विदर्भ के लिए चल रहा है आंदोलन उसको बनाने के लिए। तो उस हिसाब से ये किया था एक प्रकार से। पर जो स्टेट बने थे 14 राज्य बने और 6 संघ शासित प्रदेश बने थे। उसमें कौन कौन था, बिहार, ये सब पूछता नहीं है, पर आप देख सकते हैं एक बार कि आगे जैसे जैसे स्टेट का पुनर्गठन होगा उसको समझने में आसानी होगा। तो टोटल जो राज्य थे, बिहार था, असम था, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 53 में बना था। अब ये पूछता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। बम्बई था, बम्बई में बहुत बड़ा क्षेत्र शामिल था, गुजरात, महाराष्ट्र सब उसमें ही आ जाता था। उसी तरह केरल था, महाराष्ट्र था, मैसूर भी बहुत बड़ा था आपका, पंजाब था, राजस्थान था। तो ये सब चीज़ में बटा हुआ था। और जो अन्य संघ शासित प्रदेश थे उसमें कौन कौन थे, 6 थे, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये पीटी में पूछता है कि किसी राज्य का कब निर्माण हुआ, ये अक्सर पूछ देता है पीटी वगैरह में। तो एक बार देख लीजिएगा ऊपरी नज़र से, बहुत ज़्यादा रटने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा।
तो सबसे फिर जैसे कि महाराष्ट्र का भाषा क्या है, मराठी, और गुजरात का भाषा क्या है, गुजराती। तो यहाँ पर भी भाषा के आधार पर बहुत दिन से चल रहा था ये आंदोलन। तो क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से राज्य पुनर्गठन आयोग इसके लिए एक राह खोल दिया था, तो फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 1960 में और दो स्टेट बन जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात। तो अब टोटल कितना राज्य हो गया, पहले से 14 था, अब बम्बई ख़त्म हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, महाराष्ट्र और गुजरात। तो टोटल एक बढ़ा, अब हमारे पास 15 राज्य हो गए। फिर 1962-63 में बहुत बड़ा नागालैंड से रिलेटेड चीज़ हुआ। नागालैंड, तो फिर नागालैंड को शामिल किया गया 63 में, और फिर वहाँ पे बहुत सारा समझौता वगैरह हुआ। तो फिर नागालैंड का गठन हुआ। ये पूछता है कि कब हुआ था गठन, तो इसमें ये है। फिर और एक इस तरह का स्टेट था, जाट भाषा हिंदी के लिए, दूसरा पंजाबी के लिए। तो एक्चुअली पंजाब में ये सब शामिल था। तो 1966 में पंजाब और हरियाणा बना और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्योंकि चंडीगढ़ को लेकर दोनों में बहुत विवाद था कि ये भी बोल रहा था मेरा राजधानी रहेगा, ये भी बोल रहा था मेरा राजधानी रहेगा। तो फिर लास्ट में क्या गया, और दूसरा था कि बहुत ज़्यादा नियोजित शहर था चंडीगढ़। तो केंद्र शासित सरकार ये भी चाहती थी कि इस पे हम पर्सनली ये हमारे अधिकार में भी रहे, तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दोनों की कॉमन राजधानी भी बना दिया गया। तो इस तरह से उसको जो स्पेशल संरचना है वो भी बना रह गया, और दोनों राज्यों का विवाद के बीच एक प्रकार से मध्यस्थता हुआ। फिर 71 में हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य बना दिया। हम लोग कब पढ़ रहे थे इसको, कि ये पहले क्या था, ये था संघ शासित प्रदेश, लेकिन अब इसको नॉर्मल राज्य में शामिल कर दिया गया। तो अब टोटल कितने राज्य हो गए हमारे पास, ये 15, एक 16 इधर नागालैंड को लेंगे तो, और यहाँ पर फिर से एक राज्य और बढ़ा, तो आपका 15, 16, 17 राज्य, और ये हिमाचल प्रदेश को लगाएंगे तो 18 राज्य। ठीक है। फिर 72 में 3 राज्य और बनते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो अब हमारे टोटल कितने राज्य हो गए, 18, 19, 20 राज्य हो गए। फिर एक और चीज़ था कि सिक्किम से रिलेटेड चीज़ था। सिक्किम भी ऐसी सिचुएशन था कि वहाँ पे जो जनता था वो भारत के पार्ट होना चाह रहा था, पर वहाँ पे जो एक्चुअली राजा को क्या होता है कि भारत में आने से उसका संप्रभुता को खतरा हो सकता था वहाँ पे, कि उसको हो सकता था कि जैसे यहाँ पे भी राजा लोग को अपना अधिकार तो देना पड़ा ना संघ को, तो उसलिए। लेकिन जनता को बहुत ज़्यादा फायदा था कि भारत में वो कहूँ भी घूम सकता था, भारत से रिलेटेड सारे जॉब भी कर सकता था, तो विस्तार भी था। तो जनता चाह रही थी भारत के पार्ट होने का, और एक्चुअली बहुत सारी चीज़ में वो अपने आप को भारतीय के भावना से भी वो पा रहे थे, भारत के साथ अपने आप को देख पा रहे थे। तो शुरू में तो पूरी तरह से राज्य नहीं बनाया गया 35th अमेंडमेंट के द्वारा। 1974 में कुछ कुछ चीज़ को डाल के पूर्ण नहीं, अर्ध तरीके से भारत के स्टेट में शामिल किया गया। लेकिन फिर बाद में जनता लोग और विरोध करने लगा इस चीज़ का। तो 75 में इसको अमेंडमेंट याद रखिएगा, 36 अमेंडमेंट से सिक्किम को भारत का पार्ट बना लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसले में ये शामिल था। फिर 87 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ, और फिर गोवा का निर्माण हुआ 87 में ही। और 2000 में फिर 3 राज्य का निर्माण होता है, छत्तीसगढ़। इसमें पूछता है कि कौन पहले बना था, कौन बाद में बना था, कहीं कहीं पूछ देता है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था, फिर आपका उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को, उसके बाद फिर झारखंड बना था 15 नवंबर को। ये स्टेट विशेष वगैरह में पूछ देता है कहीं कहीं, तो याद रखिएगा। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा रखने का ज़रूरत नहीं है, देखते रहिएगा तो आ जाएगा माइंड में। फिर है कि 2014 में और एक स्टेट का गठन होता है, तेलंगाना। जो हम लोग पहले हैदराबाद का बात बोले थे ना, तो उसी का एक्चुअली उसी स्थान पे तेलंगाना का गठन हुआ। अब 2019 में तो सबको जानता ही है क्या हुआ था। 2019 में क्या हुआ कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये दो जो जम्मू कश्मीर को विभाजित किया गया, और उसको विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 संघ शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर में विधायिका होगी और लद्दाख में विधायिका नहीं होगी। और इसमें आर्टिकल 367 और 370 में संशोधन किया गया। अब जो पहले था कि नॉर्मल जो संविधान का प्रोविज़न है वो हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसमें यूज नहीं हो सकता था। तो 367 के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया राष्ट्रपति द्वारा कि, और 370 के द्वारा कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सभी नियम जो है जम्मू कश्मीर में लागू होगा। प्लस बहुत सारा स्पष्टीकरण किया गया इसको चेंज करने के लिए, जिस पर हम लोग जम्मू कश्मीर के जब बात करेंगे उस पर रिलेटेड, तो उस पर करेंगे बात।
और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये, और बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ा के किया गया, और मतलब सोचिए कि संविधान संशोधन के बिना कर दिया गया ऐसे, इस तरह से स्पष्टीकरण वगैरह के किया गया कि बहुत आराम से ये पारित भी हुआ ये चीज़। तो सबसे पहले कि पहले ये प्रोविज़न था, थोड़ा सोच में हम लोग बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड चीज़ में राष्ट्रपति अपने आदेश से तभी परिवर्तन कर पाएगा जब वहाँ की संविधान सभा, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो वहाँ की जो संविधान सभा है वो जब सहमति देगी तभी ऐसा हो सकता है। और संविधान सभा का तो हटा दिया गया था। फिर बाद में करते करते हुआ कि अगर विधानसभा है तो कुछ लोग ये भी आशय निकालने लगे कि उसका मतलब होगा विधानसभा, पर अगर राष्ट्रपति शासन है तब तो विधानसभा वहाँ पर होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, तब उसके लिए कौन विधि बना सकती है? अगर राष्ट्रपति शासन है तो संसद बनाएगी। तो इसको 368 के तहत 367 के तहत ये स्पष्ट कर दिया गया कि अगर वो ऐसा नहीं होता है तो उसका मतलब होगा संसद। तो संसद की सहमति से राष्ट्रपति एक्ट निकालता है इसके पुनर्गठन के लिए, और फिर इस तरह से ये पारित होता है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे आराम से। और फिर आर्टिकल 4 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इससे क्वेश्चन कई बार पूछता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोच लेते हैं कि चूँकि स्टेट का परिवर्तन बहुत बड़ा फैसला है तो उसके लिए विशेष 368 के तहत विशेष अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि जो हमारा आरंभ में भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे ये ज़रूरत था इसका कि स्टेट को फिर से पुनर्गठित किया जाए, और हर बार आप राज्य से सलाह मानने लगेगा तो कभी स्टेट बन ही नहीं पाएगा, कोई ना कोई विवाद आएगा सामने। तो इसीलिए स्पष्ट कर दिया गया कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत यदि संसद कोई भी विधि पारित करती है यानी राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड, तो उसे संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये हो गया एक चीज़। और एक चीज़ था कि अच्छा चलिए हम लोग राज्य का निर्माण तो कर सकते हैं, पर एक क्वेश्चन था, क्या भारत अपना कोई क्षेत्र किसी और देश को दे सकती है? देखिए लॉजिकली अगर आप बोलिएगा एक प्रकार से तो कोई भी संप्रभु स्टेट है उसके पास ये पावर होता है कि विशेष परिस्थिति में ऐसा कर सकती है। इसमें यह भी था कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनके हित प्रभावित हो सकते हैं जो भारत में रह रहे हैं, तो मतलब कि विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में संप्रभु राष्ट्र के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो ऐसा कर पाए। क्योंकि भारत बना था तो ऐसे कुछ पार्ट थे कि जो भारत के टेरिटरी में है वो उसके अंदर पाकिस्तान का आधिपत्य था कुछ, उसी तरह जो बांग्लादेश के टेरिटरी में है वो उसमें भारत का आधिपत्य था। तो अब उसमें प्रशासन कैसे करता, अगर आपको उस पार्ट में जाना पड़ता तो बांग्लादेश से होकर जाना पड़ता, तो बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो उसके लिए कूच बिहार का कुछ क्षेत्र से इंटरचेंज की बात हुई थी उस समय। तो उसी समय बैरूवाड़ी मामले में ये मामला उठा था, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांगा था गया था उस समय, तो सलाह दिया था कि दे सकता है क्योंकि संप्रभु स्टेट के पास ये शक्ति है, तो भारत अपना कोई भाग दे सकता है। हाल ही में आप देखिएगा कि बांग्लादेश के कुछ पार्ट के साथ हम लोग इंटरचेंज किए हैं कुछ पार्ट। तो अब इसमें देखिएगा प्रक्रिया क्या बताया था सुप्रीम कोर्ट। पहला बताया था कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करके हटा दे इस चीज़ उस भाग को जो भारत का है, यानी संविधान संशोधन के तहत विशेष बहुमत से। दूसरा था 368 के तहत आर्टिकल 3 में ये संशोधन कर दे कि इस अनुच्छेद के तहत भारत किसी को भी अपना पार्ट दे सकता है। तो हम लोग तो उस समय फिर नेहरू जी थे और जो थे वो ये सोचे कि अगर 3 के द्वारा ये कर दिया जाता है तो फिर भारत को दूसरे स्टेट को देना बहुत आसान काम हो जाएगा आर्टिकल, तो एक प्रकार से पूरी तरह से दया पे ही आश्रित हो जाएगा। इसलिए 3 में वो संशोधन नहीं किया गया, आर्टिकल 368 के तहत ऐसा किया गया संविधान संशोधन के तहत। इसलिए अगर आपको भारत का कोई पार्ट किसी अन्य देश को देना है तो उसके लिए आपको विशेष 368 के तहत संशोधन की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये तो था राज्यों का पुनर्गठन, पीकी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये बैरूवाली मामला आपका मेंस में भी आप लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस प्रक्रिया से भारत अपने भाग को किसी अन्य देश को दे सकता है या फिर इंटरचेंज कर सकता है, तो आप देख लीजिएगा इसको। ये पीटी के तहत महत्वपूर्ण है, इसमें लगातार क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा। इसके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।